नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की सिचुएशन में किस तरह की पॉलिसीज़ या मेजर्स लिए जा सकते हैं उससे प्रोटेक्शन पाने के लिए। मनी सप्लाई कैसे बदलती है किसी इकोनॉमी में। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की क्या क्या खासियत होती हैं। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट किस चीज़ से रिलेटेड है। और फाइनली नॉन फाइनेंशियल डेट की कैटेगरी में कौन कौन से आइटम्स आते हैं। अगर आप इन सब चीज़ों को जानते हैं दैट इज़ वेल एंड गुड। अगर आप नहीं जानते तो इस डिस्कशन में आप इन सब को अच्छे से डिटेल से जान पाएंगे। साथ ही साथ आप अपना एमसीक्यू सॉल्विंग एप्टीट्यूड भी डेवलप कर पाएंगे जो आपको मदद करेगा एग्ज़ाम में कुछ अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आते हैं हर साल उनको टैकल करने के लिए विद मैक्सिमम एक्यूरेसी अटेम्प्ट करने के लिए। देन यू विल बी एबल टू मास्टर योर आर्ट ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग। इससे मतलब ये है कि आप क्वेश्चन को पढ़ के उसको समझ के ये देखें कि वो किस कंसेप्ट से पूछा गया है या किस टॉपिक से वो फ्रेम किया गया है। देन यू स्टडी दैट कंसेप्ट और टॉपिक। ये आपको मदद करेगा ये जानने में कि भाई किसी टॉपिक को आपको कितनी गहराई तक समझना है जिससे आप उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस को अच्छे से टैकल कर पाएँ। देन हर कीवर्ड पे एक डिटेल्ड R&D प्रोवाइड की जाएगी जो आपको मदद करेगी फ्यूचर में जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करने के लिए। कई बार यूपीएससी ये आप देख सकते हैं खुद पीवाईक्यू का एनालिसिस करके कि जो ऑप्शंस हैं उनसे भी इनडायरेक्टली नेक्स्ट ईयर या एक दो साल छोड़ के क्वेश्चन फ्रेम कर देती है। देन अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप अपने कंसेप्ट क्लियर कर पाएंगे और अगर आपके कंसेप्ट ऑलरेडी क्लियर हैं तो आप उनको रिवाइज कर पाएंगे। Let's start with questions. Number one, if another global financial crisis happens in the near future, which of the following actions or policies are most likely to give some immunity to India? अगर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस फ्यूचर में होता है कभी तो कौन से एक्शन या पॉलिसी इंडिया को इम्यूनिटी दे सकते हैं। नंबर वन, नॉट डिपेंडिंग ऑन शॉर्ट टर्म फॉरेन बोरोइंग्स। नंबर टू, ओपनिंग अप टू मोर फॉरेन बैंक्स। Then number 3, maintaining full capital account convertibility. Select the correct answer using the code given below. 1 only, 1 and 2 only, 3 only, 1, 2 and 3. At this point आप वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को फिर से पढ़ें, सोल्व करने की कोशिश करें, then move towards analysis part. Correct answer in this case is A. यानी नॉट डिपेंडिंग ऑन शॉर्ट टर्म फॉरेन बोरोइंग्स। अगर आप डिपेंड करते हैं और क्राइसिस की सिचुएशन होती है तो अगर कैपिटल का आउटफ्लो हुआ तो शॉर्ट टर्म में आप उसको पे नहीं कर पाएंगे और एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। देन देर इज ओपनिंग अप टू मोर बैंक्स एंड maintaining full capital account convertibility. These are not the right actions to take during the situation of global financial crisis because अगर मोर एंड मोर फॉरेन बैंक्स के लिए आप ओपन करते हैं तो सेम क्राइसिस की सिचुएशन में कैपिटल का आउटफ्लो होगा और जो बोरोइंग कंट्री है जहाँ पे बैंक हैं या फिर जो कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी जिस कंट्री ने फुल कर रखी है। कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी क्या है कि भाई फ्री एक्सचेंज करना करेंसी का दूसरे के साथ। इन दैट सिचुएशन ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी, फॉरेन बैंक्स ज़्यादा आ रहे हैं तो ये दोनों ही सिचुएशन में एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी क्राइसिस की कंडीशन। फाइनेंशियल क्राइसिस क्या होता है? ये एक सिचुएशन है जब जो भी फाइनेंशियल एसेट्स हैं जैसे भाई शेयर्स हैं, रियल एस्टेट है, ऑयल है, वो अपनी वैल्यू एकदम से लूज करनी स्टार्ट कर दें, उनकी वैल्यू में गिरावट आनी शुरू हो जाए। उस सिचुएशन को फाइनेंशियल क्राइसिस की सिचुएशन कहते हैं। कौन से एक्शन और पॉलिसी लिए जा सकते हैं कि भाई जो शॉर्ट टर्म फॉरेन बोरोइंग है उस पर डिपेंड ना किया जाए। अगर उस पर आप डिपेंड करते हैं तो फाइनेंशियल स्ट्रेस होते ही कैपिटल जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपनी मनी आपकी कंट्री से, आपकी इकोनॉमी से निकालना स्टार्ट कर देंगे और उस सिचुएशन में जो फॉरेन करेंसी की आपके पास शॉर्टेज हो जाएगी और वो जो भी क्राइसिस है उसको और बुरा बना देगा। देन ओपनिंग अप लेस फॉरेन बैंक्स, इससे क्या होगा कि भाई जो भी लिक्विडिटी का क्राइसिस डोमेस्टिक मार्केट में नहीं क्रिएट होगा अगर फॉरेन बैंक्स अपनी कैपिटल को वापस लेना स्टार्ट करते हैं तो।
देन देर इज़ फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी को मेंटेन नहीं करना। फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी क्या है? जैसा हमने पहले ही बात की कि फ्री एक्सचेंज करना लोकल करेंसी को फॉरेन करेंसी के बदले में, या फिर फॉरेन करेंसी के बदले में लोकल करेंसी, लोकल के बदले में फॉरेन। दैट इज़ हाउ। देन इन दैट सिचुएशन जो मोर इन्वेस्टमेंट एंड इंटीग्रेशन है विद ग्लोबल इकोनॉमी वो नहीं होगा। अगर फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी आप करते हैं तो वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ ज़्यादा इंटीग्रेशन हो जाएगा आपकी इकोनॉमी का, ज़्यादा आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट आएगी, और जब ग्लोबल फाइनेंशियल शॉक्स होंगे या कोई दिक्कत आएगी तो ऐसा नहीं होगा कि भाई आपकी इकोनॉमी बच पाए। नेक्स्ट इज इफ़ यू विड्रॉ ₹1 lakh in cash from your demand deposit account at your bank, the immediate effect on the aggregate money supply in the economy will be, मतलब जो एग्रीगेट मनी सप्लाई है इकोनॉमी में उस पर क्या इफेक्ट होगा अगर आप अपने डिमांड डिपॉजिट अकाउंट से 1 लाख रुपए कैश निकालते हैं तो। ए, टू रिड्यूस इट बाई ₹1 लाख, जो एग्रीगेट मनी सप्लाई है वो घट जाएगी या फिर वो बढ़ जाएगी 1 लाख से, या फिर वो टू इंक्रीज इट बाई मोर देन 1 लाख, देन टू लीव इट अनचेंज्ड, ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन दिस केस करेक्ट आंसर इज डी, यानी एग्रीगेट मनी सप्लाई पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। अगर आपको मनी सप्लाई का कंसेप्ट क्लियर है कि भाई मनी सप्लाई किस चीज़ को बोलते हैं तो आप इसको इजीली करेक्ट मार्क कर सकते हैं। मनी सप्लाई क्या है? ये टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी है जो भी किसी टाइम पे जो पब्लिक है, जनता के पास जो भी पैसा होता है एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड मनी सप्लाई। जैसे जो करेंसी सर्कुलेशन में है, कैश जो लोगों के पास है, या फिर डिमांड डिपॉजिट जो कमर्शियल बैंक्स में, दिस इज ऑल मनी सप्लाई। व्हेन यू विड्रॉ फॉर एग्जांपल ₹1 lakh in cash from your demand deposit account, you are essentially converting one form of money to another form of money, यानी डिमांड डिपॉजिट भी उसी का पार्ट है और फिजिकल कैश भी उसी का पार्ट है। तो अगर आप वहाँ से वहाँ दे रहे हैं या फिर वहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, दैट विल नॉट चेंज द मनी सप्लाई विल रिमेन सेम। नेक्स्ट इज विद रेफरेंस टू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड इट्स मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रमुख विशेषता कौन सी है एफडीआई की इंडिया के कंटेक्स्ट में? ए, इट इज इन्वेस्टमेंट थ्रू कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स एसेंशियली इन ए लिस्टेड कंपनी। बी, it is largely non-debt creating capital flow. C, it is the investment that involves debt servicing. D, it is the investment made by foreign institutional investors in the government securities. Which one among them is right? Correct answer in this case is B, यानी it is largely non-debt creating capital flow. एफडीआई क्या है? एफडीआई के बारे में ऑलरेडी लेक्चर 1 क्वेश्चन नंबर 5 में डिटेल से डिस्कशन हो चुका है। एफडीआई वर्सेस एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के कंटेक्स्ट में इनमें कंपैरिजन की एक कंप्लीट टेबल दे रखी, यू कैन विजिट एंड वॉच, लिंक विल बी गिवन इन आई बटन। ब्रीफली यहाँ फिर से देख लेते हैं एफडीआई क्या है। एफडीआई एक काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट है जिसमें इन्वेस्टर जहाँ भी इन्वेस्ट करता है, यानी कोई इन्वेस्टर किसी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में किसी बिजनेस एंटाइटी में उसने इन्वेस्टमेंट की, देन उस एंटाइटी में उसकी शेयर मतलब पार्टनरशिप हो जाती है, ओनरशिप उस कंट्री की, उस बिजनेस जो भी फर्म है जहाँ भी उसने इन्वेस्टमेंट की है उसमें कंट्रोलिंग ओनरशिप उसके पास आ जाती है। इसके क्या फीचर्स हैं कि भाई ये नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल है। नॉन डेट मतलब कि जो भी इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करता है वो उस बिजनेस का पार्ट ओनर बन जाता है, और जो भी उसने इन्वेस्टमेंट की है वो उस पर रिटर्न भी तो चाहेगा, यानी कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो कुछ तो उसको रिटर्न में चाहिए होगा। देन वो रिटर्न क्या होता है उसका, जो भी उस बिजनेस का टोटल प्रॉफिट है, डिविडेंड्स हैं, या फिर इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू में अप्रिसिएशन होता है उसके रूप में उसको अपना रिटर्न मिलता है। It is different from other type of financial investments like loans etc.
कैसे डिफरेंस है, अगर कोई लोन वगैरह है तो उस केस में आपको क्या करना होता है, आपके पास एक ओब्लिगेशन होता है किस चीज़ का, कि भाई आपको रेगुलर तो इंटरेस्ट पे करना है जब तक कि टोटल जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो पूरी ना हो जाए, और वो पूरी अमाउंट भी आपको पे करनी है। दैट इज़ हाउ द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर्क, बट इन दैट केस, इन द केस ऑफ FDI, you don't have to pay interest and all, you just need to pay some share, that is profit and dividends. Then there is inflow of money, technology, skills and expertise. टॉप सोर्सेज क्या हैं FDI के? नंबर 1 मॉरिशियस, सेकंड इज सिंगापुर, थर्ड इज USA, फोर्थ इज नीदरलैंड, फिफ्थ इज जापान. दीज आर द टॉप 5 सोर्सेज ऑफ FDI इन इंडिया. जहाँ पे जिन सेक्टर्स में सबसे ज़्यादा FDI की इन्वेस्टमेंट है वो है सर्विसेज सेक्टर. सर्विसेज सेक्टर से मतलब है जो फाइनेंस, बैंकिंग, इंश्योरेंस, कुरियर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड है. सेकंड इज कंप्यूटर एंड हार्डवेयर, थर्ड इज ट्रेडिंग, फोर्थ इज कम्युनिकेशन, देन ऑटोमोबाइल. टॉप स्टेट्स कौन सी हैं जहाँ पे FDI की इन्वेस्टमेंट है? सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र है, देन कर्नाटका, गुजरात, दिल्ली एंड तमिलनाडु. The term West Texas Intermediate, sometimes found in the news, regards to the grade of A. Crude oil, bullion, rare earth elements, uranium. In this case, correct answer is crude oil. ये जो कच्चा तेल है वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट उसकी एक ग्रेड को रेफर करता है. अब इन सभी टर्म्स के बारे में डिटेल से देखते हैं. वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट इज ए स्पेसिफिक ग्रेड ऑफ क्रूड ऑयल एंड वन ऑफ द मेन 3 बेंचमार्क इन ऑयल प्राइसिंग. तो और कौन से बेंचमार्क हैं? ब्रेंट और दुबई क्रूड. जो ये क्रूड ऑयल है वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, ये लाइट स्वीट होता है. क्यों? क्योंकि इसमें सल्फर की कमी है और इसकी डेंसिटी भी लो होती है. देन देर इज क्रूड ऑयल. क्रूड ऑयल किस चीज़ को बोलते हैं? क्रूड ऑयल का दूसरा नाम पेट्रोलियम भी है, यानी जो कच्चा तेल. कच्चा तेल मतलब जो नेचुरली ओकरिंग येलो ब्लैक लिक्विड है उसको कच्चा तेल बोलते हैं. उसका येलोइश ब्लैक कलर होता है और वो मिक्सचर है किस चीज़ का? हाइड्रोकार्बन्स का. मेनली ये जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस जैसे रॉक्स वगैरह में पाया जाता है. एंड इसको रिफाइन करने के बाद, प्रोसेस करने के बाद जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं, दीज आर पेट्रोल, डीजल, केरोसिन. यानी पेट्रोल से ही पेट्रोलियम से पेट्रोल बनता है, पेट्रोलियम से डीजल बनता है, केरोसिन और बाकी प्रोडक्ट्स बनते हैं. देन देर इज बुलियन. बुलियन का मतलब क्या है कि भाई एक नॉन फेरस मेटल ऑफ हाई प्योरिटी. नॉन फेरस मतलब जिसमें आयरन नहीं है. एग्जाम्पल के तौर पे जैसे गोल्ड या सिल्वर की बार्स आपने देखी होंगी, कई बार मूवीज़ वगैरह में भी, सीरीज वगैरह में आती हैं. देन दीज बार्स ऑफ गोल्ड और सिल्वर, दीज आर कॉल्ड बुलियन. रेयर अर्थ मिनरल्स क्या हैं? ये एक सेट है 17 मिनरल्स का जो इंडिस्टिंग्विशेबल हैं लस्ट्रस, सिल्वरी, वाइट, सॉफ्ट, हैवी मेटल्स हैं. इनकी मेन एप्लीकेशन क्या होती है कि भाई इनको अलग अलग सेक्टर्स में जैसे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स, लेजर्स, ग्लास, मैग्नेटिक मटेरियल्स एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में यूज किया जाता है. विच आर दोज एलिमेंट्स? 17 रेयर अर्थ एलिमेंट्स या मिनरल्स आर सीरियम, डिस्प्रोजियम, एर्बियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, एलोमियम, लैंथेनम, ल्यूटेटियम, नियोडाइमियम, देन प्रेजोडीमियम, प्रोमीथियम, सेमेरियम, स्कैंडियम, टर्बियम, टूलियम, ytterbium and yttrium. My pronunciation might be wrong, but you can check it online. But most of the elements are these. Then there is uranium. यूरेनियम क्या है कि भाई जो केमिकल एलिमेंट्स हैं, इट इज़ ए केमिकल एलिमेंट एंड ग्रे सिल्वर, सिल्वर ग्रे मेटल. इसका एटॉमिक नंबर 92 है, सिंबल U है.
देन मोस्ट कॉमन आइसोटोप जो है नेचुरल यूरेनियम के दो हैं, एक है यूरेनियम 238, सेकंड इज यूरेनियम 235। जो यूरेनियम 238 है ये बहुत ज़्यादा मात्रा में अर्थ पे अवेलेबल है। टोटल यूरेनियम का अराउंड 99% जो यूरेनियम है वो यूरेनियम 238 की टाइप में अवेलेबल है। देन जो 235 है वो एक फिसाइल मटेरियल है नेचर में। फिसाइल का मतलब ये है कि भाई वो न्यूक्लियर चेन रिएक्शन को सस्टेन कर सकता है, इसलिए इसको न्यूक्लियर की प्रोसेस में यूज किया जाता है, यूरेनियम 235। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, नॉन फाइनेंशियल डेट includes which of the following? Number 1, housing loans owed by household. Number 2, amounts outstanding on credit cards, treasury bills. Select the correct answer using the code given below. 1 only, 1 and 2 only, 3 only, 1, 2 and 3. In this case correct answer is D, यानी तीनों ही आइटम्स नॉन फाइनेंशियल डेट की कैटेगरी में आते हैं। डेट दो टाइप का है, एक तो फाइनेंशियल, एक नॉन फाइनेंशियल। इनमें क्या डिफरेंस है डिटेल से देखते हैं। नॉन फाइनेंशियल डेट से सिंपल मतलब ये है कि कोई भी बोरोइंग जो की गई है, यानी किसी से आपने या सरकार ने पैसा लिया है पर्सनल कंजम्पशन के लिए, नॉन इन्वेस्टमेंट पर्पजेज के लिए, यानी आपको पर्सनल किसी चीज़ के लिए उसको यूज़ करना है उस पैसे को, दैट इज़ कॉल्ड नॉन फाइनेंशियल डेट। इट इज़ नॉट रिलेटेड टू फाइनेंशियल सेक्टर एक्टिविटीज़ लाइक इन्वेस्टमेंट, बिजनेस पर्पजेज। एग्जाम्पल क्या है इसके, हाउसिंग लोन है, जैसे किसी भी इंसान ने लोन लिया घर खरीदने के लिए, तो वो उसकी एक पर्सनल चीज़ हो गई कि उसने किसी पर्सनल चीज़ में की है। ट्रेजरी बिल्स हैं, ट्रेजरी बिल्स कौन इश्यू करता है, गवर्नमेंट इश्यू करती है। क्यों, ताकि वो अपने फिजिकल डेफिसिट को कंट्रोल कर सके, उसको फंड कर सके, यानी उसका पर्सनल काम है। देन देर इज़ क्रेडिट कार्ड डेट। देन कंज्यूमर लोन्स, कंज्यूमर भी पीपल अलग अलग पर्पज़ के लिए लोन लेते हैं, कोई कार खरीदने के लिए ले रहा है, कोई हेल्थ के लिए ले रहा है, कोई एजुकेशन को फंड करने के लिए ले रहा है। तो ये सभी सबके पर्सनल काम है, गवर्नमेंट के हों चाहे किसी इंसान के हों, उस पर्पज़ के लिए ली गई बोरोइंग यानी कर्ज नॉन फाइनेंशियल कैटेगरी में आता है। फाइनेंशियल डेट वो है कि जो फाइनेंशियल पर्पज़ के लिए लिया गया हो। फाइनेंशियल पर्पज़ से मतलब ये है कि आपने जो भी पैसा लिया है उसको कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है, या आपका जो बिज़नेस है उसको एक्सपेंड करना है, नया फर्नीचर खरीदना है, नई मशीनरी खरीदनी है, उस पर्पज़ के लिए लिया गया कर्ज, दैट इज़ कॉल्ड फाइनेंशियल डेट। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, जैसे बिजनेस लोन्स हैं, नए इक्विपमेंट मशीनरी वगैरह खरीदने के लिए, लाइन ऑफ क्रेडिट है, कॉरपोरेट बॉन्ड्स हैं, मॉर्टगेज है, ये सभी फाइनेंशियल डेट की कैटेगरी में। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो ज़रूर आपका हमें फीडबैक भेजिए। देन सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू।